नमस्कार, राम राम। तो क्या हाल चाल है आप सभी के। तो 2021 वाले क्वेश्चन पेपर के अपन ने 50 क्वेश्चन तो कर लिए थे, ठीक है। अभी बचे हुए 50 क्वेश्चन आज देख लेते हैं, थोड़ा सा जल्दी करते हैं। आप लोगों की बड़ी भारी डिमांड है कि आप जल्दी जल्दी क्वेश्चन पेपर कराओ, उसके बाद में सीसेट वाला भी करवाओ। ठीक है, तो करते हैं। अब आइए आगे, क्या नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। क्या नंबर क्वेश्चन ये कहता है कि स्थायी कृषि पर्माकल्चर जो है वो पारंपरिक रासायनिक कृषि जो उससे किस तरह से भिन्न है। तो यहाँ पे मामला क्या है कि कोई एक अच्छी चीज है, कोई एक बुरी चीज है, या कम अच्छी चीज है, या कोई बहुत ज्यादा अच्छी चीज है, एक थोड़ी अच्छी चीज है। उन दोनों के बीच में डिफरेंस करना है हमें यहाँ पे। तो सबसे सुटेबल, सबसे पॉजिटिव हमको लगे स्टेटमेंट, उसको पकड़ना है और आगे चलना है हमें। तो देखिए, पहला वाला जो स्टेटमेंट है, अगर उसकी बात की जाए कि स्थायी जो कृषि है वो एक धान्य कृषि पद्धति को हतोत्साहित करती है, किंतु पारंपरिक रासायनिक कृषि में एक धान्य कृषि पद्धति की प्रधानता है। ठीक है, तो मोनोकल्चर होता है पारंपरिक कृषि में। पॉजिटिव स्टेटमेंट भी है, बेसिक स्टेटमेंट है। अब देखो, इसमें एक चीज और देख लो सबसे पहले, कि या तो दो सही हो सकते हैं, या कोई एक भी सही हो सकता है, या कोई तीन सही हो सकते हैं। तो ये वाली चीज यहाँ पर है, ठीक है। तो जो स्थायी कृषि होती है वो एक धान्य कृषि पद्धति को हतोत्साहित करती है, ठीक है। डिस्करेज करती है मोनोकल्चर प्रैक्टिस को, ठीक है। तो सही बात भी है। तो पहला स्टेटमेंट तो यहाँ पे सही है, तो पहला जैसे सही करोगे ये दोनों गलत हो जाएंगे यहाँ पे। फिर आगे देखो कि पारंपरिक कृषि रासायनिक कृषि के कारण क्या है कि मृदा की लवणता में वृद्धि होती है। केमिकल की बात हो रही है तो ऑब्वियस सी बात है कि सैलिनिटी जो है वो बढ़ सकती है, बिल्कुल बढ़ सकती है। किंतु इस तरह की परिघटना स्थायी कृषि में दृष्टिगोचर नहीं होती है, क्योंकि डिफरेंस की बात हो रही है। और केमिकल वाली, अगर केमिकल फर्टिलाइजेशन की बात करेंगे, अगर हम केमिकल फार्मिंग की अगर बात करेंगे, तो ऑब्वियस सी बात है ना कि वहाँ पे सैलिनिटी यानी कि लवणता है वो तो बढ़ेगी बढ़ेगी। ये भी हमारा पॉजिटिव स्टेटमेंट है। तो जहां दो है वो वाला स्टेटमेंट भी हमें रखना पड़ेगा, तो इसको भी काट दो। तो हमारा एक दो और चार यहाँ पे आंसर आ गया। बट हमें अभी यहाँ पे रुकना है, हमें अभी रुकना है, ठहरना है, फिर उसके बाद में आगे बढ़ना है, ठीक है। स्मार्ट जो खिलाड़ी होते हैं, जो लंबी रेस का घोड़ा होता है, वो ऐसे ही करता है, जल्दबाजी नहीं करता। तो अब हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे जो बचे हुए जो अभी ऑप्शंस हैं उनको देखना है, ठीक है। तो देखो, अब आगे क्या सीन है कि पारंपरिक रासायनिक कृषि जो है अर्ध शुष्क क्षेत्रों में आसानी से संभव है, किंतु ऐसे क्षेत्रों में स्थायी कृषि इतनी आसानी से संभव नहीं है। ये यहाँ पे एक नेगेटिव स्टेटमेंट है, ठीक है। जहाँ पे रासायनिक कृषि संभव है वहाँ पे स्थायी कृषि भी तो आप आराम से कर ही सकते हो ना। और अर्धशुष्क क्षेत्र की बात हो रही है, तो ये ऐसा भी नहीं कि बहुत क्रिटिकल एनवायरनमेंट और क्रिटिकल क्लाइमेट वाला सिचुएशन होगी यहाँ पे, नहीं ना, बहुत नॉर्मल है। तो ठीक है, ये वाला स्टेटमेंट गलत है। तो 3 नंबर वैसे गलत करोगे तब भी हमारा ऑप्शन आ रहा है। उसके बाद में चौथा देखो कि मल्च बनाने यानी मल्चिंग की जो प्रथा है स्थायी कृषि में काफी महत्वपूर्ण है, किंतु पारंपरिक कृषि पारंपरिक रासायनिक कृषि में ऐसी प्रथा आवश्यक नहीं है, ठीक है। तो मल्चिंग वगैरह जो होती है वो जो अपनी जो पर्माकल्चर जो फार्मिंग होती है उसमें चलती है, ठीक है। जो कन्वेंशनल जो केमिकल फार्मिंग है उसमें नहीं होती, ठीक है। तो आप पॉजिटिव स्टेटमेंट ढूंढो आप, उसके बाद में आप आगे बढ़ो, तो आंसर आपका आ जाएगा खुद ही, ठीक है। इसके बाद में आगे चलिए और देखिए, यहाँ पे बात हो रही है कि ताड़ तेल जो है, पाम ऑयल जो है, तो पाम ऑयल के संबंध में हमें बात करनी है। तो देखो, सबसे पहला स्टेटमेंट क्या है कि ताड़ तेल वृक्ष जो है मुख्यतः दक्षिण पूर्वी एशिया में प्राकृतिक रूप से पाया जाता है। तो जनरली है जहाँ भी इस तरह के वर्ड देखे कि नेचुरली वगैरह इस तरह के वर्ड देखे कि प्राकृतिक रूप से यही है, ये इसका मुख्य आवास है, ये वो जनरली यूपीएससी में गलत जाते हैं। तो यहाँ पे ठीक है, या तो कोई दो सही होंगे या फिर तीनों ही सही हो सकते हैं। पर इसको ठीक है, आगे देख लेते हैं कि ताड़ का तेल जो वो लिपस्टिक और इत्र बनाने के यूज में कच्चे माल की तरह इसका यूज होता है। तो कहीं भी कोई भी ऐसी लिपस्टिक या इत्र में अगर इसका यूज हो रहा है तो obvious सी बात है ना, स्टेटमेंट सही हो जाएगा ना। तो इस हिसाब से अपन इसको बहुत पॉजिटिव तरीके से देखेंगे और इसको यहाँ पे सही मानेंगे। इसके बाद में आगे वाला अगर क्वेश्चन की बात करें, तो ताड़ के तेल का उपयोग जैव डीजल के उत्पादन में किया जा सकता है। कैन की बात हो रही है, ये नहीं कहा कि किया है या किया जा रहा है, किया जा सकता है, संभावना है, ठीक है। तो पॉजिटिव स्टेटमेंट है, ये वैसे ही सही है। तो दो और तीन तो सही है ही है हमारा, तो जिसमें दो तीन नहीं है उसको काटो। अब पहला जो है, तो ताड़ तेल जो है, अब सोचने वाला, ताड़ तेल जो वृक्ष है ऑब्वियस सी बात है कि ठीक है, जो समुद्री इलाके होंगे, जैसे जैसे ये कह रहा है कि दक्षिण पूर्व, तो ये वाला जो इलाका होगा जहाँ पे इंडोनेशिया हो गया, सिंगापुर और हांगकांग, ये जो सारे देश हो गए, ठीक है, भारत के दक्षिण और पूर्व साइड में, ठीक है। कह रहा है कि यहाँ प्राकृतिक रूप से पाया जाता है ऐसी ऐसी क्लाइमेट। तो भाई देखो, जैसे ताड़ के वृक्ष वगैरह जो होते हैं वो जनरली आप हमको वहाँ पे भी तो मिलेंगे, कहाँ पे, वेस्ट इंडीज वगैरह जो साइड होगी उस साइड में भी तो मिलेंगे ना। तो प्राकृतिक वर्ड जहाँ भी जब भी यूज होता है वो जनरली गलत जाता ही जाता है। तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक और दो आपका सही होगा। या जरूर नहीं कि ये दक्षिण पूर्वी एशिया में प्राकृतिक रूप से पाया जाता है, नहीं, ठीक है। इसके बाद में आइए कि सिंधु नदी प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित में से चार नदियों में से तीन जो नदियां इनमें से किसी एक नदी में मिलती है, तो सीधे सिंधु नदी में मिलती है, ठीक है। चार नदियों में से कौन सी तीन नदियां इसमें मिलती है, फिर वो सारी की सारी सिंधु नदी में मिलती है। निम्नलिखित में से वह कौन सी नदी है जो सिंधु नदी से सीधे मिलती है।
तो सिंधु नदी से जो नदी सीधे जो मिलती है वो सतलज नदी मिलती है। वेरी इजी स्टेटमेंट था, क्वेश्चन था। ठीक है, देखो 5 नदी आती है ऐसे। अब आपका होमवर्क है, ये होमवर्क ये है कि नॉर्थ से साउथ की तरफ, यानी कि सबसे ऊपर कौन सी नदी है, फिर कौन सी है, फिर कौन सी है, फिर कौन सी है, और फिर कौन सी, 5 नदियों का जो क्रम है, इसमें कौन सी नदी है जो कि नॉर्थ से साउथ में सबसे पहले नॉर्थ में आती है, सबसे साउथ में ये वाली नदी होती है। ठीक है, इसके बाद में आइए आगे। जो राजस्थान के जो लोग हैं उन्होंने उस साल में इस क्वेश्चन को बहुत आराम से कर लेता 54 को। इसमें कह रहा है कि डिडवाना, कुचामन, सरगोल और खाटू किसके नाम है। तो ये सारे के जो डिडवाना है वो नागौर में है। ठीक है, तो और जो ये यहाँ पर क्या है कि यहाँ पे लवणीय झील है। ठीक है, सलाइन लेक्स है यहाँ पे। ठीक है, खारे पानी की झीलें हैं डिडवाना, कुचामन में, खाटू में, सरगोल में। ओके, वो इस साल इसका आंसर, ठीक है, इसका आंसर यही था। और राजस्थान के लोगों ने इसको आराम से कर लिया था क्योंकि उनके लिए तो ये इजी है, बार बार पढ़ते ही है वो सब। ठीक है, इसके बाद में आइए आगे। 4 नदियां दी गई है, कोई दो सही है, कोई दो गलत है। इनमें से कौन सी नदियां पूर्वी घाट से निकलती है। पूर्वी घाट का मतलब ये वाला एरिया। ठीक है, अब ये सारी नदियां आप देखोगे कि सारी की सारी है तो इधर साइड में, पूर्व वाली साइड में। अब देखो, ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या करना है कि अगर नहीं आ रहा है तो आपको रुकना है, संभलना है, फिर आपको आगे बढ़ना है। आपको हमेशा यह ध्यान रखना है कि जनरली क्या होगा कि एग्जामिनर जब देखो, ब्राह्मणी और सुवर्ण धारा जो नदी है ना, जनरली हम लोगों ने पढ़ी होती है, हम बार बार पढ़ते हैं। ठीक है, बार बार हम लोग इसको पढ़ते हैं। ठीक है, एग्जामिनर इतनी टफ नदियों के नाम अगर निकाल के लाया, जैसे नागावली और वंशधारा अगर निकाल के ला रहा, तो कुछ सोच के निकाला हुआ। हालांकि वंशधारा यहाँ पे रिपीट हो रहा है। ठीक है, जब हमें नहीं आता है, हमें सोचना है कि हम इस क्वेश्चन को कैसे करें, तो हमें ये अप्रोच यूज करनी है कि इस तरह से, जैसे नागावली और वंशधारा, अगर इस तरह एग्जामिनर ने ये नाम ढूंढा है तो मेहनत करके ढूंढा होगा। वो तो मेहनत जाया तो करेगा नहीं, ऑब्वियस ये बात कहीं ना कहीं आंसर में हमें दिखेंगे। तो जो बहुत वेल नोन जो रिवर्स, इतने वेल नोन जो रिवर्स हैं, हमें उनके साथ एक बार होल्ड करना है, और जो टफ है उनके साथ हमें जाना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो ब्राह्मणी सुवर्ण धारा है, ये दोनों नदियां नहीं होंगी, पूर्वी घाट से नहीं निकलती है। नागावली जो और वंशधारा है, ये दोनों की दोनों नदियां यहाँ पे पूर्वी घाट से निकलती हैं। ठीक है, इसके बाद में आ जाइए आगे। देखिए आगे वाला क्वेश्चन क्या है, ये कह रहा है कि निम्नलिखित कथन है उन पर विचार करो। कथनों पर विचार ही करते आ रहे हैं 2011 से हम लोग तो चलिए आगे करते हैं। तो वैश्विक सागर आयोग जो है, ग्लोबल ओशन जो कमीशन जो है, अंतरराष्ट्रीय जल क्षेत्र में समुद्री संस्तरीय सी बेड खोज और खनन के लिए लाइसेंस प्रदान करता है। यानी पर्टिकुलर किसी कमीशन की किसी ऑर्गेनाइजेशन की बात कर दी। ठीक है यहाँ पे, और मैंने पहले भी कहा है कि जब भी आप इस तरह से कोई ऑर्गेनाइजेशन देखो, उसको गलत करो, उसको गलत करो। दुर्लभ मृदा खनिजों, रेयर अर्थ मिनरल, अंतरराष्ट्रीय जल क्षेत्र में समुद्र अधस्थल पर उपलब्ध है। ठीक है, होते होंगे, होंगे भी। दुर्लभ की बात हो रही है, समुद्र का जो बिल्कुल जो अधस्थल हो गया उसका जो बेस हो गया, जो सी फ्लोर हो गया, तो सी फ्लोर पर ये चीजें मिलती है, दुर्लभ है। और समुद्र इतने गहरे होते हैं, आम आदमी, हम जैसे वैज्ञानिक, हम लोग या वैज्ञानिक लोग जो जा ही नहीं पाते ना वहां तक। तो obvious सी बात है कि ऐसा होता होगा। बहुत पॉजिटिव सा स्टेटमेंट है, मान के चलो इसको सही। ये नहीं होगा क्योंकि 3 नंबर सही है। तो भारत ने अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र में समुद्र से स्तरीय खोज, खनिज की खोज की लाइसेंस प्राप्त किया है। तो ऑब्वियस सी बात है कि भारत, ये तो बहुत जनरल सा स्टेटमेंट हो गया ना, कि भारत है तो वो खोज तो कर ही रहा है समुद्र में, बार बार करेगा भाई। हिंद महासागर के क्षेत्र की बात कर लो, खोज तो वो कर ही रहा है लगातार, खोज कर रहा है। और लाइसेंस वाइसेंस की अगर कुछ बात हो रही है तो तभी तो मामला आपस में एक दूसरे से लिंक हो रहा है ना। तो इस तरह के स्टेटमेंट जनरली आप सही मानोगे इसको। ठीक है, ये स्टेटमेंट भी सही होगा, ये वाला स्टेटमेंट भी सही होगा। यहाँ पे फिर ऑर्गेनाइजेशन की बात आ रही है तो नहीं आता, तभी आप इसको गलत मानो। 2 और 3 यहाँ पे सही हो जाएगा। इसके बाद में थोड़ा और आगे आओगे तो कह रहा है कि न्यूनतम जल दक्ष, लीस्ट वाटर एफिशिएंट यहाँ पे कौन सी फसल है। मतलब नीड मोर वाटर, इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये नहीं है कि कम पानी किसको चाहिए, नीड मोर वाटर। ठीक है, तो जैसे बाजरा है, और बाजरा है तो उसको तो खूब लाइक उसको कम पानी में भी उग जाएगा। अरहर की दाल है, वो भी कम दाल में उग जाती है। ठीक है, सूरजमुखी का पौधा आप देखो कहीं भी बेचारा ऐसे उग जाता है, कम पानी वानी नीचे होता है। पर गन्ना जो है वो, भाई साहब, उसको प्रॉपर पानी चाहिए चाहिए। और यूपीएससी का फेवरेट है गन्ना, ये भी ध्यान रखोगे आप लोग। अब आइए आगे। आगे वाला क्वेश्चन बहुत ही इजी है, और कह रहा है कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में व्यापारिक पवनों के प्रभाव के कारण पूर्वी खंडों की तुलना में महासागरों में पश्चिमी जो खंड है, महासागरों के जो पश्चिमी जो क्षेत्र है, जैसे ये इंडिया हो गया, गुजरात हो गया, यहाँ पे राजस्थान हो गया, तो राजस्थान ऊपर ये इंडिया हो गया। ठीक है, तो कह रहा है कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में व्यापारिक पवनों के प्रभाव के कारण पूर्वी खंडों की तुलना में क्या होता है कि जो पश्चिमी, तो जैसे राजस्थान का पश्चिमी भाग है वो ज्यादा गर्म है ना, तो वही तो कह रहा है कि महासागरों के जो पश्चिमी खंड अधिक उष्ण होते हैं। ठीक है, तो क्योंकि महाद्वीप के बारे मामले में ये वाला सीन है, तो obvious सी बात है महासागर भी ऐसा होगा। तो महासागर का जो पश्चिमी भाग है, obvious सी बात है ना, महासागरों का जो पश्चिमी भाग हो ज्यादा यहाँ पे उष्ण होगा, क्योंकि पश्चिम से पूर्व की ओर तो हवाएं आ रही है ना। ठीक है, तो ये वाला स्टेटमेंट भी सही हो जाएगा हमें यहाँ पे। और अगर बात करें फिर आगे
कि शीतोष्ण क्षेत्र में जो पश्चिमी पवन पश्चिमी खंडों की तुलना में महासागरों के पूर्वी खंडों को अधिक उष्ण बनाता है। शीतोष्ण क्षेत्र में ऑब्वियस ये बात है कि उष्ण कटिबंधीय की बात कर रहे हैं, शीतोष्ण थोड़ा सा ऊपर पड़ेंगे 30 डिग्री से, तब ये वाला एरिया आएगा। और वहां पर क्या होता है कि जो पश्चिमी पवन जो पश्चिमी खंडों की तुलना में पूर्वी जो खंड होगी उन्हें क्या करेगी, ज्यादा गर्म बनाएगी। ठीक है, एडियाबेटिक क्वेश्चन आपने सुना होगा, एडियाबेटिक क्वेश्चन। ठीक है, वो सब यही होता है। ठीक है, बहुत बेसिक से क्वेश्चन है, एनसीईआरटी के क्वेश्चन है यार, ये इसमें को सोचने वाली चीजें है नहीं, तो दो तीन इसमें सही हो जाएगा। अब इसके बाद में आगे आइए, और जलवायु अनुकूल जो कृषि है, क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर के संदर्भ में भारत की तैयारी के संदर्भ में निम्नलिखित में विचार। अब देखो बड़े बड़े यहाँ पे चीजें दे रखी है आपको। ठीक है, तो अपने को सोचना है कि इसमें से कौन से किसके साथ जाए अपन। ठीक है, तो अगर एग्जामिनर इतनी मेहनत कर रहा है ना यार क्वेश्चन बनाने में, तो इतने टफ क्वेश्चन में जनरली गलत नहीं करेगा वो। ठीक है, सही स्टेटमेंट ही बनाएगा। ठीक है, तो पहला वाला जैसे स्टेटमेंट क्या है कि भारत में जलवायु स्मार्ट ग्राम क्लाइमेट स्मार्ट विलेज जो है दृष्टिकोण, अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान कार्यक्रम जलवायु परिवर्तन कृषि एवं खाद्य सुरक्षा CCAFS द्वारा संचालित कार्यक्रम का भाग है। CCSAF जो है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? फ्रांस में स्थित है। संचालन इसका कौन करता है? CGIAR करता है। और भारत में स्थित जो अंतर्राष्ट्रीय अर्धशुष्क अंतर्राष्ट्रीय फसल जो अनुसंधान जो है, ICRIA क्या है, ICRISAT जो है वो CGIAR के अनुसंधान केंद्रों में से एक है। तो जनरली इसमें क्या होता है कि इतने बड़े जब स्टेटमेंट बनाए रहा है तो गलत वो तो करेगा नहीं, इतना तो मेहनत कर रहा है तो सही के साथ ही जाएगा। और इस तरह के स्टेटमेंट अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, अगर आप फंस रहे हो उसमें, अगर नहीं पता है आपको, तो आप छोड़ दो आराम से, कोई जरूरी नहीं है करना। अदरवाइज ऑल ऑफ दी वो के साथ जाओ, गलत होगा तो पॉइंट तीन तीन ही कटेगा, अगर सही हो गया तो 2 नंबर यहाँ पे आपके बढ़ेंगे। ठीक है, तो टफ कैटेगरी का क्वेश्चन था, छोड़ सकते हो, अदरवाइज ऑल ऑफ दी वो के साथ जाओ, बहुत ईजी है। ठीक है, इसके बाद में देखिए, अब ये बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। ठीक है, इन्होंने कुछ यहाँ पे क्वालिटी दी है, कुछ करेक्टर दिया है, उस करेक्टर के बेस पे मैंने बताना है कि इसमें से कौन सा। तो कह रहा है कि पत्ती कूड़ा लीफ लिटर किसी अन्य बायोम की तुलना में तेजी से विघटित हो जाते हैं। ठीक है, और इसके परिणाम स्वरूप मिट्टी की सतह जो प्राय अनावृत होती है। पेड़ों के अतिरिक्त वनों में विविध प्रकार के पौधे होते हैं जो क्या करते हैं कि एपिफाइट होते हैं, लाइक पेड़ों, जैसे पेड़ है कोई, उसके लिपट 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 करके ऊपर तक चले जाएंगे। पेड़ों की शाखाओं, ऊपरी शाखाओं में जड़ें जमाते हैं। ठीक है, तो किसका सबसे अच्छा उदाहरण है? तो जो वर्षा वने होती है, उष्णकटिबंधीय वर्षा वने, वहां पर जनरली ऐसा होता है। अब इसमें एलिमिनेट करना है तो शंकुधारी वनों को तो आप आराम से काट दोगे। शंकुधारी वनों के जो पेड़ होते हैं, अगर आप थोड़ा सा भी अगर याद करोगे तो वो ऐसे तीखे तीखे पेड़ होते हैं। ठीक है, और उनके ऊपर क्या होता है कि जनरली कोई भी, जैसे अमर बेल हो गई, अमर बेल वगैरह आपने ऐसे लिपटते हुए नहीं देखी होगी। शुष्क पर्णपाती वन है तो obvious सी बात है, जब पेड़ वेड़ यहाँ पे जब खुद ही यहाँ पे क्या बोलते हैं, पत्तियां खुद ही इनकी झड़ रही है, तो obvious सी बात है ना, वहाँ पे तो वो क्या ही करेगी, सारी अमर बेल की घूमती ऊपर तक क्यों जाएगी, क्योंकि उसे पोषण नहीं मिलेगा आजू बाजू से। ठीक है, और मैंग्रोव में ऐसा कुछ होता नहीं है, तो उष्णकटिबंधीय वर्षन वर्षावन बना। देखो उष्णकटिबंधीय वर्षावन जो ज्यादा डाइवर्सिटी वाला बड़ा एक एरिया है। ठीक है, तो आंसर भी फिर ये वाला जाएगा। ओके, इसके बाद में अगर आगे, अगर हम बात करें 61 नंबर क्वेश्चन की, तो 61 जो क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि सवाना की वनस्पति में बिखरे हुए छोटे वृक्षों के साथ घास के मैदान होते हैं, किंतु बड़े क्षेत्रों में कोई वृक्ष नहीं होते हैं। ऐसे क्षेत्रों में वन विकास सामान्यतः एक या एकाधिक या कुछ परिस्थितियों के संयोजन के द्वारा नियंत्रित होता है। ऐसी परिस्थितियां निम्नलिखित में से कौन कौन सी है? ठीक है, तो देखो इसमें से सवाना जो वनस्पति है, जो उसमें बिखरे हुए छोटे वृक्षों के जो घास के मैदान पाए जाते हैं। ठीक है, वैसे बड़े बड़े क्षेत्र में क्या कोई वृक्ष नहीं होता है, घास के मैदान ज्यादा मिलते हैं, वृक्ष नहीं होते हैं। ठीक है, ऐसे क्षेत्रों में वन विकास सामान्यतः क्या होता है कि एकाधिक या अन्य परिस्थितियों के शोधन के द्वारा नियंत्रित होता है। ठीक है, जो वन का विकास होगा भी तो कुछ फैक्टर होंगे उनकी वजह से वो कंट्रोल होगा। तो कौन कौन से फैक्टर की अगर बात की जाए, तो ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है, बहुत ही जेन्युइन सी बात है कि भाई इसमें लाइक क्या होगा कि अगर हम बात करें कि बिलकारी प्राणी और दीमक वगैरह है, तो ये इतने बहुत बड़े क्षेत्र में लाइक प्रभावित नहीं करते हैं। ठीक है, छोटे से किसी पौधे वौधे को खा गई दीमक वगैरह वो तो ठीक है, बट सवाना की बात हो रही है, वो बहुत बड़ा एरिया है, वहां पर बिलकारी जो प्राणी है वो तो बेचारे, बिलकारी प्राणी का मतलब हो गया जैसे जो बिल बना करके रहते हैं, उनसे फर्क नहीं पड़ेगा फिर वनस्पति को, क्योंकि जनरल किसी एक नॉर्मल एरिया में अगर पेड़ पौधे उग रहे हैं तो वहां पे भी बिलकारी प्राणी होते ही होते हैं ना, जीव जंतु होते ही हैं, तो उससे तो फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे एक तो गलत हो जाएगा कि ये जो सवाना वनस्पति में घास मैदान क्षेत्र को प्रभावित नहीं करता है। ठीक है, वृक्षों की उगने की प्रक्रिया को प्रभावित नहीं करता, तो 1 नंबर को तो काटो। अब 4 हमारा सही हो रहा है कि मौसमी वर्षा जो है प्रभावित करती है, तो सही बात भी है, वर्षा तो प्रभावित करेगी करेगी। ठीक है, अब देखिए कि मृदा के गुण और चढ़ने वाले जो तृणभक्षी प्राणी है और अग्नि है, तो देखो अग्नि है जनरली यूपीएससी की है फेवरेट। ठीक है, और थोड़ा सा यहाँ पे आपको वाइड सोचना है कि आग वगैरह लग जाती है तो जिससे क्या होता है कि पौधे वगैरह जल जाते हैं, जैसे घास होगा वो जल जाएगा,
बट वो जल्दी इजीली ग्रो कर लेगा। पेड़ पौधे हैं वो जल जाएंगे, लेकिन अगर कोई पेड़ है वो जल गया तो वो लंबे टाइम के बाद वो ग्रो करता है, ठीक है। तो ये वाली चीज यहाँ पे होती है। तो जो अग्नि होती है और जो चढ़ने वाले जो प्राणी होते हैं, जो मौसमी वर्षाएं होती है, ये तीनों क्या करते हैं, यहाँ पे सवाना के क्षेत्र में घास मैदान को प्रभावित करते हैं उगने के लिए, ठीक है। इसलिए यहाँ पे वृक्ष नहीं उग पाते हैं। ओके, आगे वाला जो क्वेश्चन है बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। कह रहा है कि पृथ्वी जल ग्रह पर जल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नदी और जल झीलों में जल की जो मात्रा है भूजल की मात्रा से अधिक है। नदियों और झीलों में भूजल से की जो मात्रा है वो भूजल की मात्रा से अधिक है, जो कि गलत है। देखो, भूजल में सबसे ज्यादा है, ठीक है। सॉरी, सबसे ज्यादा है हिमनद में। हिमनद के बाद में आता है भूजल, भूजल के बाद में आता है नदी क्षेत्र, नदी के बाद में आता है झीलें, ठीक है। तो ये एक सीक्वेंस रहती है, ठीक है। सबसे पहले ज्यादा पानी किसमें होता है, हिमनद में, बर्फ वाला जो क्षेत्र है वहां पे है, फिर भूजल हो गया, फिर नदी क्षेत्र हो गया, फिर झीलें हो गई। तो एक नंबर तो गलत है, ये गलत है, ये गलत है। जो ध्रुवीय हिमछद और हिमनदों में जल की जो मात्रा है भूजल की मात्रा से अधिक है। बहुत ही जेन्युइन सा और पॉजिटिव यहाँ पे हमारा स्टेटमेंट है, तो केवल दो यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। अब आइए आगे। देखिए, ये वाला स्टेटमेंट है, पांच यहाँ पे स्टेटमेंट दिए गए, पांचों में से पांचों तो सही हो गए नहीं, जैसा कि मैं ऑप्शन बता रहे हैं। अब देखिए, कह रहा है कि मोरिंगा सहजन वृक्ष जो एक फलीदार सदापर्णी वृक्ष है, सहजन या सहजन ऐसा बोलते हैं, जो राजस्थान हरियाणा से होंगे तो वो जानते हैं कि लाइक एक पर्टिकुलर मौसम में, जैसे ये वाला जो मौसम है अभी, क्या है कि यहाँ पे आपको फलियां वगैरह सहजन के वृक्ष में मिल जाएगी। तो सदापर्णी नहीं है, साल भर में इनमें पत्ते वत्ते नहीं रहते हैं, ठीक है। एक लाइक बसंत ऋतु जो आती है उससे ठीक पहले इनके पत्ते वत्ते वो झड़ जाते हैं, ठीक है। अब देखिए आगे, चलो अगर आपको एक नंबर नहीं भी पता तो इसको एक बार होल्ड करो। आगे वाला क्वेश्चन देखो कि इमली का जो पेड़ है वो दक्षिण एशिया का स्थानिक वृक्ष है। ऑब्वियस सी बात है ना कि इमली पूरी दुनिया खाती है यार, पूरी दुनिया में इमली पर होती है। तो ये बहुत ऐसे एक्सट्रीम सा नहीं हो गया कि दक्षिण एशिया का ही स्थानिक वृक्ष दक्षिण एशिया में ही मिलता है, नहीं भाई, पूरी दुनिया भर में मिलता है यार। क्या होगा फिर भूमध्य सागर सागर के आसपास का एरिया जहाँ पे तो खट्टे खट्टी चीजें बहुत रिच में मिलती है, जहाँ पे अंगूर रिच मात्रा में होते हैं, तो वहां पे इमली की संभावना बढ़ेगी ना। दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे हमारा गलत हो जाएगा। जैसे ही चीज को पकड़ोगे आप, तो यहाँ पे आपका तीसरा स्टेटमेंट सही हो जाएगा कि भारत में अधिकांश जो मिली जो है वो लघु वन उत्पाद के रूप में संग्रहित की जाती है। सही बात है, मास लेवल पे मिली का लाइक नहीं होता है। छोटे छोटे लघु वन उत्पाद का मतलब, और जो वृहद वन उत्पाद का मतलब है कि वन उत्पाद में आती है, जैसे पूरा एक पेड़ काट करके आप उसको बेच रहे हो, ठीक है। और इमली है, बाकी जो प्रोडक्ट है वो लघु वन उत्पाद में आते हैं, ठीक है। तो ये बहुत जनरल सा स्टेटमेंट है, 3 नंबर तो वैसे सही हो गया। भारत इमली और मोरिंगा के बीज निर्यात करता है, तो भारत करता ही है, ऑब्वियस बात, निर्यात तो भारत हर चीज का ही करता है। तो चौथा स्टेटमेंट तो हमारा वैसे ही भी सही आ रहा है यहाँ पे। अब एक और पांच में हमें थोड़ा सा जस्टिफाई करना है कि कैसे और क्या करे। तो देखो, सोचने वाली बात है ना कि फिर देखो जो तीसरा स्टेटमेंट जो है ना उसको आप थोड़ा सा ध्यान से देखो, क्या लिखा है। इन इंडिया मोस्ट ऑफ दी लिखा है, ऑल या इंटायर जैसा वर्ड नहीं लिखा, मोस्ट ऑफ दी लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पे सही हो जाएगा ये वाला स्टेटमेंट, तीसरा स्टेटमेंट। और मोरिंगा और इमली के बीजों का उपयोग जैव ईंधन के रूप में किया जा सकता है, ये कह रहा है कि किया जा सकता है। इसलिए ये नहीं कह रहा है कि कर ही रहे हैं, ये कह रहा है कि किया जा रहा है, किया सॉरी किया जा सकता है। केन है, एक संभावना है, पॉजिटिव मान करके इसको सही करो। तो यहाँ पर आपका जो आंसर है ना वो कौन सा हो जाएगा, 3 4 और 5 सही हो जाएगा। और जो मोरिंगा है वो सदापर्णी वृक्ष नहीं है, ठीक है। इसके बाद में आइए आगे। भारत में काली कपास मृदा जो है, भारत में काली कपास मृदा की जो रचना जो है निम्नलिखित में किसके अपक्षण से हुई है, ठीक है। तो इस तरह के स्टेटमेंट अगर आपको नहीं आ रहे हैं, ठीक है, तो थोड़ा सा सोचना, थोड़ा सा डिटेल में जाना है। ये लाइक काली कपास की बात हो रही है, इसमें काली मिट्टी आती है, राख की बात आती है, तो कहीं ना कहीं, और फिर वाइड एरिया, सेल है, चूना पत्थर है, कैल्शियम वगैरह होता है इसमें, ग्रेनाइट है, पर्टिकुलर कैल्शियम वगैरह की बात होती है। अब देखिए, ज्वालामुखी चट्टान है, ऑब्वियस सी बात है ना कि इसमें कितने सारे एलिमेंट्स होंगे। ज्वालामुखी से तो पता नहीं दुनिया भर की चीजें निकल सकती है ना, इसमें सिर्फ भूरी हो गया, पर्टिकुलर हो गया, तो इसको काटो, काली कपास का भूरी वन मृदा से क्या ही संबंध हो गया। विदरी फेसर जो ज्वालामुखी चट्टान है उससे निकलने जो ज्वालामुखी से जो राख निकलेगी, इसमें पता नहीं कितने सारे एलिमेंट्स होंगे, ऑब्वियस सी बात है ना, ठीक है। वो लिंक बैठता है। फिर यहाँ से चट्टान है तो राख से बनी होगी चट्टान, राख काली होती है, काली कपास मरता है, तो काली से काली को लिंक करो और यहाँ पर इसका आंसर निकालो, तो आराम से इसका आंसर आपका हो जाएगा क्या, वेदरी, यही फिशर यानी ज्वालामुखी चट्टान। इसके बाद में आप थोड़ा सा अगर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि तो रिकॉम्बिनेंट वेक्टर वैक्सीन से संबंधित हाल ही में विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। और पहले स्टेटमेंट की अगर बात की जाए, और क्योंकि साइंस टेक का क्वेश्चन है ये, ठीक है, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है ये,
मैंने कहा था कि अंधा एकदम नहीं आ रहा है तो 1 और 2 के साथ जाओ। कीन वैक्सीन के विकास में जेनेटिक इंजीनियरिंग का प्रयोग किया जाता है, तो obvious सी बात है, रिकॉम्बिनेंट वेक्टर वैक्सीन है तो जेनेटिक इंजीनियरिंग से ही तो ये संभव है। और इसके बाद में कह रहा है कि जीवाणु और विषाणु का प्रयोग रोगवाहक के रूप में किया जाता है, तो obvious सी बात है, इन्हीं का तो यूज होता है। और फिर ओनली या मोस्टली नहीं लिखा कि केवल इन्हीं जीवाणुओं का विषाणुओं का ही किया जाता है, किसी और का नहीं किया जाता। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ ही नहीं है। लेकिन यहाँ पे बहुत सिंपल है कि हाँ, जीवाणु या विषाणुओं का किया जाता है। मोस्टली नहीं लिखा, ओनली नहीं लिखा, बहुत ऐसा एक्सट्रीम नहीं बनाया, तो दोनों के दोनों यहाँ पे स्टेटमेंट सही हो जाएंगे। इसके बाद में थोड़ा सा अगर आगे बढ़ेंगे, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, फंसोगे इसमें लेकिन कर लोगे। अनुवांशिक रोगों के संबंध में बात करनी है तो दूसरा स्टेटमेंट देखो, दूसरा स्टेटमेंट ही आपको फंसा सकता है। क्या कह रहा है कि किसी संतान में जो माइटोकॉन्ड्रियल जो डिजीज होती है अनुवांशिक रूप से पूर्णतः माता से जाता है ना कि पिता से। तो ये जो माइटोकॉन्ड्रियल जो जितनी भी डिजीज होगी ना, ये क्या होता है कि सिर्फ माता से जाती है, सिर्फ माता से। किससे? सिर्फ माता से। ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे पूर्णतः वर्ड देख करके आप इसको गलत कर दोगे, अरे एक्सट्रीम है मारो इसको गलत, नहीं। यहाँ पे इसको ये नहीं करना है, यही नहीं करना है आपको। आप जैसे ही इसको सही कर दोगे, ये वाला स्टेटमेंट सही हो जाएगा। और पहला जो स्टेटमेंट क्या है कि अंडों के अंतःपात्र इनविट्रो निषेचन से या तो पहले या बाद में माइटोकॉन्ड्रियल प्रतिस्थापन यानी माइट्रोकॉन्ड्रियल रिप्लेसमेंट चिकित्सा द्वारा माइट्रोकॉन्ड्रियल डिजीज को, जो एमआरटी जो है, ठीक है, एमआरटी जो माइटोकॉन्ड्रियल रिप्लेसमेंट थ्योरी थेरेपी जो है, उसके थ्रू के संतान में जाने से, संतान से माता पिता से संतान में जाने से रोका जा सकता है। तो बहुत ऑब्वियस सी बात है कि आप इन विट्रो कर रहे हो, ठीक है, और आप इस तरह की कोई थेरेपी यूज कर रहे हो, तो ऑब्वियस सी बात है कि कुछ पॉजिटिव ही है, इसीलिए तो यूज कर रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे 1 और 2 आपका सही हो जाएगा। इसके बाद में अगर आगे आते हैं तो बेलगार्ड 1 और बेलगार्ड 2 है। अगर आपने थोड़ा सा भी बायोलॉजी पढ़ा हुआ 12वीं क्लास का, तो जेनेटिकली मॉडिफाइड जो रूपांतरित जो पौधे होते हैं उनसे संबंधित है बेलगार्ड वगैरह। ये कपास की वो होती है, क्या होती है, किसमें होती है, जैसे बीटी बैंगन होता है उसी तरह का कुछ मामला है। अब ये यूपीएससी का क्वेश्चन है, पीवाईक्यू था, बहुत पुराना रिपीट हो चुका है। देखिए, किसी प्रेशर कुकर में जिस तापमान पर खाद्य पदार्थ जो पकाए जाते हैं, इनमें से किस किस पर निर्भर करते हैं? तो ठीक है, वैसे तो क्या है कि ढक्कन के छिद्र का क्षेत्रफल वगैरह जो है इस पे भी निर्भर करना चाहिए। ज्वालामुखी कितने कितना गर्मी उसको मिला, कितना आंच मिल रहा है, उस पर भी तो डिपेंड करेगा। 2 नंबर तो सही है। और ढक्कन का भार का ये भी हमारा सही, सॉरी, यहाँ पे मैं रुकूंगा थोड़ा सा आपको यहाँ पे। तो ये वाला जो, देखो ये वाला, इस वाले क्वेश्चन में क्या हुआ था, इस वाले क्वेश्चन में ये हुआ था मामला कि कट ऑफ जैसे नीचे चली गई थी किसमें काफी। तो ऐसे क्वेश्चंस की वजह से ही इफेक्ट हुआ था पेपर में यूपीएससी ने, क्योंकि देखो कि भाई किसी प्रेशर कुकर में जिस तापमान पर खाद्य पदार्थ पकाए जाते हैं वह निम्नलिखित में से किन किन पर निर्भर करता है। कोमा की बात है, कोमा से कोमा के बाद बढ़े, किसी प्रेशर कुकर में जो खाना है वह मुख्यतः से किन किन पर निर्भर करता है। तो यहाँ पर क्या है कि वही हो सकता है कि छिद्र के क्षेत्रफल पर निर्भर करता हो, जैसे छोटा है कि बड़ा है, ज्वाला का तापमान हो गया, ढक्कन का भार हो गया, सब पे डिपेंड करता हो। वैसे तो ऑल ऑफ दी अबव जाना चाहिए, बट यूपीएससी ने इसमें जो आंसर माना था वो तो माना था 1 और 3, कि जो छिद्र का जो क्षेत्रफल होगा और जो ढक्कन का जो भार होगा यानी वेट होगा और जो एरिया होगा, इन पे डिपेंड करता है, तापमान पे डिपेंड नहीं कर रहा। तो यहाँ पे 1 और 3 इसका आंसर गया था। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन वही है कि वो गलत होंगे, तो आपके भी हुए होंगे, अगर मैं देता तो मेरा भी होता, बाकी सब लोगों के इसमें गलत होता, तो उसमें टेंशन लेने वाली इतनी कोई बात नहीं है। ये वाला जो क्वेश्चन है थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि रिपीट हो चुका है क्वेश्चन। ठीक है, इसमें क्या है कि जो विषाणु जो होते हैं ना, जो विषाणु होते हैं, इन्हें आप कृत्रिम या संश्लेषित माध्यम में संवर्धित नहीं कर सकते। तो ये वाला ठीक है, इन्हें आप संवर्धित नहीं कर सकते, बाकी जीवाणु और विषाणु को आप संवर्धित कर सकते हो। ठीक है, तो 1 और 2 यहाँ पे सही हो जाएगा, रिपीट किया गया ये वाला क्वेश्चन। ओके, इसके बाद में आइए आगे। देखो, एडेनो वायरस में सिंगल स्ट्रैंड, एडेनो वायरस में सिंगल स्ट्रैंड डीएनए होता है, जबकि रेट्रो वायरस में डबल स्ट्रैंड डीएनए। देखो, रेट्रो वायरस है। अब थोड़ा सा भी अगर आप लोगों ने साइंस पढ़ा है ना, तो वायरस की बात हो रही है यहाँ पे, क्या किसकी बात हो रही है? वायरस की। और वायरस में डीएनए कभी नहीं होता, वायरस में सिर्फ आरएनए होता है। वायरस में क्या होता है? सिर्फ आरएनए होता है। तो डबल स्टैंडर्ड या सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए की तो कभी बात होगी ही नहीं, कभी नहीं होगी। ठीक है, कि जिस वायरस जो है उसमें सिर्फ जब आरएनए ही मिला है और आरएनए ही मिलता रहेगा, तो ऑब्वियस सी बात है कि वहां पे डीएनए की बात नहीं होगी। तो ये वाला स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है। क्या है? गलत है। फिर आगे वाला क्या है? कभी कभी जो सामान्य जुकाम है वो एडेनो वायरस के कारण होता है, जबकि एचआईवी जो है वो रेट्रोवायरस के। तो एचआईवी हम जानते हैं कि सॉरी एड्स एचआईवी वी यानी वायरस की वजह से होता है, और जुकाम जो एडेनो वायरस की वजह से होता है। तो ठीक है, इसमें कोई वो बड़ी बात नहीं, केवल 2 यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अब आइए आगे, थोड़ा सा देखते हैं इसको आराम से, कि जल किसी अन्य द्रव की अपेक्षा अधिक पदार्थों को घोल सकता है, क्योंकि क्यों ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इसकी प्रकृति द्विध्रुवीय होती है। ठीक है, द्विध्रुवीय होती है क्योंकि ये H पॉजिटिव और OH नेगेटिव में बंटा होता है। ठीक है, द्विध्रुवीय प्रकृति के कारण क्या होता है कि ज्यादा से जल्दी आसानी से घोल सकता है। इसके बाद में आइए थोड़ा आगे, 72 नंबर क्वेश्चन की अगर बात की जाए तो सड़क प्रकाश व्यवस्था के संदर्भ में सोडियम बत्तियां जो एलईडी बत्तियों से किस तरह से भिन्न है? सोडियम बत्तियां प्रकाश को 360 डिग्री से उत्पन्न करती है, किंतु एलईडी बत्तियों में ऐसा नहीं होता। ठीक है, मान लेते हैं।
सड़क की बत्तियों के रूप में एलईडी बत्तियों की तुलना में सोडियम बत्तियों की उपयोगिता अधिक अवधि तक है। अब ये वाला स्टेटमेंट देखो, ये कह रहा है कि जो एलईडी की तुलना में जो सोडियम बत्तियां वो ज्यादा अच्छी होती है, वो ज्यादा चलती है। अगर ऐसा हो रहा है तो आज तक सोडियम बत्तियां मार्केट में आई क्यों नहीं, लगाई क्यों नहीं, सड़कों पे लगाई क्यों नहीं गई? अगर ऐसा है, जो चीज एफिशिएंट है, जो चीज अच्छी है, जिसका प्रोडक्टिविटी अच्छा है, जो ज्यादा काम आ रही है, तो वो चीज आज तक अप्लाई क्यों नहीं की गई भाई? क्यों अप्लाई नहीं की गई? वो करनी चाहिए थी ना। जैसे ही आप 2 नंबर को गलत करोगे, ये भी कट जाएगा और ये भी कट जाएगा। अब 1 और 3 बचेगा आपका। सोडियम बत्ती के दृश्य प्रकाश का स्पेक्ट्रम लगभग एक वर्णी होता है, जबकि एलईडी जो होती है सड़क प्रकाश व्यवस्था में सार्थक वर्ण सुविधाएं, कलर एडवांटेज प्रदान करती है। ठीक है, पॉजिटिव स्टेटमेंट है, तो 3 नंबर तो सही होगा ही होगा। और 1 नंबर जो है वो भी सही बात है कि एलईडी 360 वाला सीन नहीं होता है इसमें, तो सही बात है। तो यहाँ पर 1 और 3 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आइए आगे। ACE2 ठीक है, तो ACE2 जो है वो इस पद का उल्लेख किस संबंध में किया जाता है? ये क्या है कि कोरोना वगैरह आया था उस समय, तो उस समय ये चर्चा में था S2। ठीक है, तो विषाणु जो जनित जो रोग है ना, जो विषाणुओं से जो रोगों का प्रसार होता है, उससे संबंध में इसका यूज किया जाता है। करंट का क्वेश्चन था उस समय का किसका। अब आइए आगे। बायोसिफिनोल ए यानी बीपीए जो चिंता का कारण है, इनमें से प्लास्टिक उत्पादन में किस प्रकार के जो संरचना का या एक मुख्य घटक है? ठीक है ये। तो अब देखो इसमें क्या होता है कि जैसे पॉलीकार्बोनेट, टरफेथलेट, पॉलीविनाइल क्लोराइड, निम्न घनत्व वाले पॉलीएथेन या पॉलीकार्बोनेट। ठीक है, ठीक है, तो इस तरह के ये रिपीट हुआ है, वैसे तो रिपीट हुआ है। ठीक है, और यूपीएससी जनरली पसंद करती है पॉलीकार्बोनेट को। ठीक है, पसंद करती है। कई एग्जाम यूपीएससी कंडक्ट कर रहे हैं, पॉलीकार्बोनेट के बारे में पूछा है। चर्चा में भी था 2020-21 में, तो उस हिसाब से इसका आंसर गया था। तो जो बाइसिफिनोल जो है वो पॉलीकार्बोनेट उसका एक मुख्य घटक है। ठीक। अब आगे देखो जो ट्राइक्लोसन जो है, अब देखो ये क्या है ट्राइक्लोसन? कि विद्यमान होने की सर्वाधिक संभावना है किसमें? जिससे लंबे समय तक उच्च स्तर के प्रभावन में रहने को हानिकारक माना जाता है। ठीक है, तो मतलब किसमें जो है ट्राइक्लोसन की विद्यमान होने की सर्वाधिक संभावना है, जिससे जिसके लंबे समय तक ज्यादा हाई लेवल में उसके प्रभाव में रहने को हानिकारक माना जाता है। ठीक है, तो टफ कैटेगरी का क्वेश्चन था, सीधा सीधा आता तो ठीक है, अदरवाइज आप इसको स्किप भी कर सकते हो। ठीक है, वैसे इसका आंसर क्या था? प्रसाधन, जो नहाने धोने का जो सामग्री होता है, ठीक है, जो टॉयलेट में यूज होता है, उससे संबंधित था ये वाला। ठीक है, तो छोड़ भी सकते हो, छोड़ने भी होते हैं, वही वाली चीज है यार। ठीक है, अब आओ आगे। 21 का पेपर बाकी की तुलना में अब तक जो 20 तक के जो क्वेश्चन पेपर होते हैं उसमें सबसे टफ रहा था अब तक। ठीक है, और फिर ऊपर से ट्रेंड चेंज करती रही है। तेईस में तो आप लोगों ने देखा ही होगा, तुम चेंज करिए, तो 22 भी टफ ही था। ओके, अब इसके बाद में आओ आगे। और यहाँ पे देखो कि खगोल दुनिया प्रकाश वर्ष में मापे जाने का कारण निम्नलिखित में से क्या है कि जिसकी वजह से होता है? तो इसकी वजह क्या है कि प्रकाश की जो गति जो है हमेशा एकदम एक समान रहती है, बदलती नहीं है। जब वेरिएशन नहीं होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि आपके पास एक फिक्स डेटा रहेगा। तो आप उस फिक्स डेटा को ही बेस मान करके आप क्या करोगे? प्रकाश वर्ष में मापे जाने वाले जो जो गति को मापोगे आप प्रकाश वर्ष में, आप उस दूरी डिस्टेंस जो है, सॉरी, जो डिस्टेंस होगी उसको माप लोगे आराम से, क्योंकि आपका जो बेसिक जो आप फंडामेंटल जो आपका जो आपने जो बेस जिसको माना हुआ है वो तो चेंज हो ही नहीं रहा ना, तो चेंज नहीं होता तो उसकी बेस पे रखो आप। बाकी प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है, कोई मतलब नहीं है, गुरुत्व परिवर्तन नहीं होता, ये कोई गलत बात है, होता है। और दूरियां परिवर्तन क्यों नहीं होती भाई? चेंज तो होती रहती हैं दूरियां तो। सन और अर्थ के बीच में डिस्टेंस एक दूसरी थोड़ी नहीं रहती है, हमेशा चेंज होती रहती है। हमने ब्रिटिश मॉडल पर आधारित संसदीय लोकतंत्र को अपनाया, किंतु हमारा मॉडल उससे किस प्रकार से भिन्न है? जहां जहां विधि निर्माण का संबंध है ब्रिटिश संसद सर्वोपरि है, किंतु भारत में संसद की विधि निर्माण की शक्ति परिसीमित है। सही बात है, बिल्कुल। मतलब लेजिस्लेटेड है वो लिमिटेड है, वही लिमिटेड गवर्नमेंट वाला स्टेटमेंट है, लेजिस्लेटिव लिमिटेड। ठीक है, वही सब चीजें तो ठीक है, सही बात भी है। भारत में संसद की किसी अधिनियम के संशोधन की संवैधानिकता से संबंधित उस मामले उच्चतम न्यायालय में भेज संविधान उच्चतम न्यायालय की संवैधानिक पीठ को भेजे जा सकते हैं अगर कोई भी अधिनियम है उसमें संशोधन की संवैधानिकता को लेकर कोई इश्यू है। तो ठीक है, सही बात भी है, दोनों सही है। यहाँ पे 1 और 2 आपका सही हो जाएगा। ठीक है, इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी, बेसिक पॉलिटी। ठीक है, इसके बाद में आइए, थोड़ा सा टफ कैटेगरी का क्वेश्चन है कि संघ सरकार के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करो। अरुण गोपाल स्वामी अयंगर समिति ने सुझाव दिया कि किसी मंत्री या किसी सचिव को प्रशासनिक सुधार करने उसे बढ़ावा देने के लिए पूर्णतः नामित किया जाना चाहिए, पूर्णतः। ठीक है, तो लाइक थोड़ा सा इसको भाई एक्सट्रीम बनाने वाली बात हो गया, या फिर वैसा सा कुछ मामला था। टफ कैटेगरी का क्वेश्चन था, इन्होंने ऐसा कोई रिकमेंडेशन नहीं दिया था, तो ये वाला स्टेटमेंट गलत था। प्रशासनिक सुधार आयोग 1966 की संस्तुति के आधार पर 1970 में क्या कार्मिक विभाग का गठन किया गया, इसे प्रधानमंत्री के अधीन रखा गया। देखो, जो डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल है, जो कार्मिक विभाग है, वो अंडर तो किसके है? प्रधानमंत्री जी के अंदर है। और इस तरह का आयोग जो है उसके आगे ठीक फिक्स ईयर लिखा गया है, जो कि सही बात भी है, इसको गलत तो नहीं करेंगे। ठीक है, और ऑब्वियस सी बात है, कोई आयोग 66 में है तो 3-4 साल तो लग ही जाते हैं ना।
कोई नई चीज इंप्लीमेंट करने में, तो ठीक है। यहाँ पे ये वाला मामला ठीक है, तो ये वाला स्टेटमेंट सही भी है यहाँ पे, ठीक है। तो केवल दो यहाँ पे सही हो जाएगा। ओके। इसके बाद में आइए आगे। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में निम्नलिखित में निजता का अधिकार है? तो भाई बहुत सिंपल क्वेश्चन है यार, मैं बहुत टाइम नहीं लूंगा इसमें। आर्टिकल 21 में राइट टू प्राइवेसी है, ठीक है। अब आगे आइए। क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करो, ठीक है। कर लो, नहीं करेंगे इस पे क्योंकि ये ड्रॉप हो गया था, यूपीएससी ने इसको डिलीट कर दिया था, ठीक है। आ जाओ। आगे वाला क्वेश्चन क्या है? आगे वाला क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है, लेकिन ठीक है, इसको करने की कोशिश करते हैं हम। ठीक है। क्या कह रहा है कि शहर का जो अधिकार है एक सम्मत मानव अधिकार है तथा इस संबंध में संयुक्त राष्ट्र हैबिटेट यून हैबिटेट प्रत्येक देश द्वारा की गई प्रतिबद्धताओं को मॉनिटर करता है। ठीक है। इसको अंग्रेजी में देखो। अंग्रेजी में क्या कह रहा है कि राइट टू द सिटी इज एन एग्रीड, यहाँ पे लिखा है एग्रीड, यहाँ पे ये नहीं लिखा कि फोर्सेबल, कि आपको मानना ही पड़े। एग्रीड है, कर लिया, जस्ट एग्रीड, सिंपल। आपने कहा कि ऐसा ऐसा है, ठीक है, मान लेते हैं, सही बात है। वो वाला सीन है यहाँ पे। तो यहाँ पे एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है, ठीक है, कि जो यूएन का जो शेर सर्वसम्मत मानवाधिकार की बात हो रही है, तो ठीक है, सब एग्री करते हैं इससे, ठीक है। तो आप इसको जनरल स्टेटमेंट स्टेटमेंट मानो। ठीक है, तो हम इसको एक बार होल्ड कर लेते हैं, ठीक है। अब देखो, फिर क्या कह रहा है कि शहर का अधिकार शहर के प्रत्येक निवासी को, शहर का अधिकार शहर के प्रत्येक निवासी को शहर में सार्वजनिक स्थानों को वापस लेने, रिक्लेम करने और सार्वजनिक सहभागिता का अधिकार देता है। तो बहुत जनरल सा स्टेटमेंट है कि शहर का अधिकार तो शहर के प्रत्येक निवासी को तो मिलेगा, और सहभागिता वाला सेम तो होगा ही, रहेगा ही रहेगा। तो ये वाला स्टेटमेंट भी पॉजिटिव है, इसको भी पॉजिटिव मान करके चलो। शहर का अधिकार यह ऐसे है कि राज्य शहर की नागरिक व्यवस्था को किसी भी लोक सेवा अथवा अन्य सुविधाओं से वंचित नहीं कर सकता। यहाँ भी राइट की बात हो रही है, बेसिक फंडामेंटल चीजें उनकी बात हो रही है, तो ये भी पॉजिटिव स्टेटमेंट है। अब देखो, सारे तो इसमें सही नहीं है, सारे तो इसमें सही है ही नहीं, ठीक है। लेकिन अब इसको गलत कैसे करेंगे? अब इसको गलत करना पड़ेगा हमें, कैसे? देखो, सीन क्या है कि क्योंकि यहाँ पे मानवाधिकारों की बात हो रही है, और आप मानवाधिकार राइट की जब भी बात हो रही है तो आप अधिकारों से वंचित नहीं रख सकते। तो 3 नंबर तो सही है, तो जिसमें 3 नहीं है फिर सबसे पहले तो उसको काटो। इसका मतलब एक तो गलत हो गया यहाँ पे। जैसे ये गलत होगा, सहभागिता और रिक्लेम की बात हो रही है, राइट टू द सिटी की बात हो रही है यहाँ पे, और ये भी पॉजिटिव स्टेटमेंट है। तो यहाँ पे हम इसका आंसर क्या हो जाएगा फिर? 2 और 3 हो जाएगा। तो इस तरह से इसको ऑप्शन के हिसाब से करना है, ठीक है। तो मतलब हमें अगर नहीं भी पता होगा ना, तब भी हम इसको क्वेश्चन को आराम से कर लेंगे। ओके। इसके बाद में आइए आगे। निम्नलिखित कथनों के संदर्भ में विचार करना है कि भारत के संदर्भ में इसका विचार करना है, ठीक है। देखो, न्यायिक हिरासत का मतलब है कि अभियुक्त संबंधित मजिस्ट्रेट की हिरासत में है, ऐसे अभियुक्त को पुलिस स्टेशन में रखा जाएगा, ना कि जेल में। गलत है। जब जुडिशियल कस्टडी की बात होगी तो जुडिशियल कस्टडी तो जेल में ही होगी ना भाई, जेल में ही होगी ना, जेल में क्यों नहीं होगी भाई? ऑब्वियस सी बात है ना। तो 1 नंबर गलत, 1 नंबर गलत। और इसके बाद में देखिए दूसरा स्टेटमेंट क्या है कि न्यायिक हिरासत के दौरान मामले के प्रभारी पुलिस अधिकारी न्यायालय की अनुमति के बिना संदिग्ध से पूछताछ नहीं कर सकते। बिल्कुल सही बात है, आपको यहाँ पर कोर्ट की अनुमति चाहिएगी चाहिएगी। शाहरुख खान साहब के लड़के जो क्या नाम है उसका, आर्यन खान जो है, वो वाला सीन था उस समय, तो कुछ ऐसा था, तो सभी बाद में सभी कह रहे थे कि उससे लिंक करके ऐसा ये क्वेश्चन बना है। ठीक है, बना हो ना बनाओ, हमें उससे मतलब नहीं है। जुडिशियल कस्टडी की अगर बात हो रही है, जहां भी जुडिशियल कस्टडी की अगर बात हो रही है, तो ऑब्वियस सी बात है जेल से ये संबंधित होगी होगी। और जुडिशियल कस्टडी की बात है तो आपको क्या करना है, इंटरोगेट करने के लिए आपको अप्रूवल चाहिएगा ही चाहिएगा। इज नॉट, एंड नॉट, बट नॉट वाली बात है तो आप वो वैसे ही गलत करते हो उनको। ओके। अब आइए आगे। भारत के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए कि जब एक कैदी पर्याप्त आधार प्रस्तुत करता है तो ऐसे कैदी को पेरोल नहीं किया जा सकता, क्योंकि वह उसके अधिकार का मामला बन जाता है। जब एक कैदी पर्याप्त आधार प्रस्तुत करता है तो ऐसे कैदी को पैरोल मना नहीं किया जा सकता, क्योंकि उसके अधिकार का नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये जेल डिपार्टमेंट पे और सरकार पे डिपेंड करता है कि वो दे तो दे वरना ना दे, ठीक है। कैन नॉट वाली बात भी है यहाँ पे, ठीक है। कैन नॉट जनरली गलत जा ही रहा है, तो ये भी थोड़ा सा ध्यान में रखना है, ये वाला स्टेटमेंट पे गलत है। और कैदी को पैरोल पर छोड़ने के लिए राज्य सरकार को अपने नियम है, बहुत ही जनरल सा स्टेटमेंट है। ये हरियाणा में जो बाबा राम रहीम है, तो पैरोल पे बार बार छूटते रहते हैं, तो हो सकता है उससे लिंक करके ये क्वेश्चन ऐसा कुछ बना हो, तो ठीक है, मैं मतलब बेसिक बता रहा हूँ। तो पैरोल वगैरह तो राज्य सरकार अपने अपने हिसाब से इनके नियम होते हैं, और जो वहाँ का जो जेल प्रशासन होगा वो भी ये डिफाइन करता है कि लाइक ऐसा ऐसा करके ठीक है, मामला वैसे ठीक चल रहा है, तो मतलब सलाह मांगी जाती है। बाकी डिसीजन तो सारे सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट के ही होते हैं। राज्य स्तर पर
जो शेड्यूल्ड ट्राइब और अन्य पारंपरिक वन निवासी वन अधिकारियों की मान्यता अधिनियम 2006 के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए कौन सा इसमें मिनिस्ट्री है? यूपीएससी हमेशा आपके साथ खेलेगी, वन वन की बात करेगी, कर रहा है यहाँ पे क्वेश्चन में। और पहला स्टेटमेंट यहाँ पे जो मिनिस्ट्री है वो पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय दे दिया। आप सोचोगे कि यार वन की बात हो रही थी, वन अधिकारों की बात हो रही थी, तो इस मिनिस्ट्री के अंदर आना चाहिए। इतनी बड़ी मिनिस्ट्री आपको दे दी, एग्जामिनर आपको कन्विंस करने के लिए ऐसा किया, आप फंसे, क्वेश्चन गलत हो गया। ये नहीं करना, क्योंकि अनुसूचित जाति की बात हो रही है, ट्राइबल्स राइट की बात हो रही है, यूपीएससी भटकाती है, भटकना नहीं है, सीधा जाना है जनजातीय कार्य मंत्रालय के साथ में। कानून को लागू करने के मामले में कोई विधान जो किसी कार्यपालक अथवा प्रशासनिक प्राधिकारी को अनिर्देशित अनियंत्रित विवेकाधिकार देता है, तो भारत के संविधान में किसमें इसका अनुच्छेद, किस अनुच्छेद में इसका उल्लेख है? 28 और 44 तो हो गया नहीं, ओबीसी बात है, वो दूसरे वाले सारे के ये दोनों तो ठीक है। ये डीपीएसपी से संबंधित हो गया, और 28 से आपका किससे संबंधित है बताओ मुझे? 28 धार्मिक कानून वगैरह से संबंधित है क्या? ठीक है, तो ये आपका होमवर्क है यहाँ पे, तो ये दोनों तो होंगे नहीं। अब बहुत सारे लोगों ने आर्टिकल 32 किया था यहाँ पे कि यार ये वाला होना चाहिए, या ये संवैधानिक उपचारों के अधिकारों की बात है, ये है वो, बट नहीं। विवेकाधिकार और राइट आपकी फ्रीडम की, ठीक है, वो सब बात होती है तो ऑब्वियस सी बात है कि या तो समानता वाले में होगा या स्वतंत्रता वाले में होगा। ठीक है, तो कोई भी प्रशासनिक अधिकारी है वो अनियंत्रित विवेकाधिकार का यूज ना करे, सभी के लिए वो मतलब इक्वल है, तो ठीक है। आर्टिकल 14 में इसकी बात की गई। ठीक है, बहुत सारे लोगों ने गलत किया था क्वेश्चन, और ऐसे ही मतलब कट ऑफ डिसाइड हुई थी इस पेपर की। अब आगे देखिए कि भारतीय राज्य व्यवस्था में निम्नलिखित में से कौन सी अनिवार्य विशेषता जो यह दर्शाती है कि उसका स्वरूप संघीय है? क्यों? क्योंकि भारत की जो न्यायपालिका जो है उसकी स्वतंत्रता क्या है, सुरक्षित है। और यूपीएस ये 5-6 वो पॉइंट है यार संघीय व्यवस्था के, ठीक है, उसमें से ये एक आती हर साल, और यूपीएससी हर साल पूछता है। जो लक्ष्मीकांत वगैरह पढ़ रहे हो तो भाई इसको, इस क्वेश्चन को आराम से आप कर सकते हो। ठीक है, सॉरी, आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य शब्द को सर्वोत्तम प्रभावित करता है? देखो, इस तरह के जब भी कोई भी वर्ड आए तो राज्य राज्य जब भी वर्ड आएगा तो लाइक इसकी 3-4 क्वालिटी है होती है, ठीक है, राज्य, ठीक है। और राज्य कभी भी अपनी जो यूपीएससी का सोवरेनिटी जो होगी ना, उससे कभी भी समझौता नहीं करेगी, सोवरेनिटी से कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करती यूपीएससी, ठीक है, हमेशा इसके फेवर में रहेगी। और पहला स्टेटमेंट क्या है कि व्यक्ति का एक समुदाय जो बिना किसी बाह्य नियंत्रण के एक निश्चित भूभाग में स्थायी रूप से निवास करता है, जिसकी एक संगठित सरकार है, तो राज्य को यही डेफिनेशन यहाँ पे सबसे ज्यादा प्रभावित कर रही है और वेल डिफाइन कर रही है। एक निश्चित भूभाग के राजनीतिक रूप से संगठित लोग जो स्वयं प्रशासन करने, कानून और व्यवस्था को बनाए रखने, अपने नैसर्गिक अधिकारों की रक्षा करने और अपनी और जीविका के लिए साधनों को सुरक्षित रखने का अधिकार रखते हैं। नहीं, जरूरी नहीं है ऐसा, राजनीतिक रूप से जरूरी नहीं है। ठीक है, बहुत से व्यक्ति जो एक निश्चित भूभाग में बहुत लंबे समय से अपनी संस्कृति, परंपरा और शासन व्यवस्था के साथ रहते हैं, नहीं ऐसा कोई राज्य, हम इसे राज्य नहीं कहते हैं। एक निश्चित भूभाग में स्थायी रूप से रह रहा एक समाज, जिसके केंद्रीय प्राधिकारी और केंद्रीय प्राधिकारी के प्रति उत्तरदायी कार्यपालिका और स्वतंत्र न्यायपालिका जानबूझकर आपको भटकाने के लिए दिए गए राज्य, जहां भी होगा राज्य की कुछ सीमाएं होंगी। ठीक है, एक निश्चित भूभाग होगा, ठीक है, और संगठित सरकार होगी। ठीक है, तो ये वाला स्टेटमेंट यहाँ पे हमारा बोर्ड वेल डिफाइन है। अब आइए आगे, निम्नलिखित सॉरी भारतीय न्यायपालिका के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए, तो करते हैं और इसमें देखते हैं कि भारत के राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से भारत के मुख्य न्यायमूर्ति द्वारा उच्चतम न्यायालय से सेवानिवृत्त किसी न्यायाधीश को उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के पद पर बैठने के लिए या कार्य करने के लिए बुलाया जा सकता है। कैन की बात हो रही है, पूर्वानुमति से, राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से, ठीक है, तो बुलाया जा सकता है। भारत में किसी उच्चतम न्यायालय को अपने निर्णय के पुनरावलोकन की शक्ति प्राप्त है, जैसा कि उच्चतम न्यायालय के पास है? नहीं, इस मामले में ऐसी कोई शक्ति प्राप्त नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे केवल एक जो है वो सही हो जाएगा इस वाले क्वेश्चन पेपर में। 2024 के रेफरेंस में आप ये ध्यान रखोगे, और ये ऐसी पावर सिर्फ किसके पास है? ओनली सुप्रीम कोर्ट। भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में केवल एकल नागरिकता ही और एकल ही अधिवास है। बिल्कुल सही बात है। देखो, सारे तो स्टेटमेंट सही होंगे नहीं, तीनों में से, तो ये वाला स्टेटमेंट सही है। एक व्यक्ति जन्म से नागरिक हो, केवल वही राष्ट्राध्यक्ष बन सकता है। भारत के संदर्भ में बात करता है, नहीं, भारत में ऐसा नहीं, अमेरिका में ऐसा है। तो 2 नंबर गलत, 2 नंबर गलत। अब तीसरे को देखो, जिस विदेशी को एक बार नागरिकता दे दी गई है, किसी भी परिस्थिति में उसे इससे वंचित नहीं किया जा सकता। नहीं, ऐसा कुछ सीन नहीं है भाई, आप उसे बिल्कुल, आप उसकी नागरिकता से उसे हटा सकते हो। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य जो किसी उदार लोकतंत्र की सर्वोत्तम सुरक्षा को नियत करता है? ठीक है, तो वही वाली बात है, पावर ऑफ सेपरेशन होगा, वही उदार लोकतंत्र की बात करेगा कि सब अलग अलग मिलकर के काम कर रहे हैं। ठीक है, और ये तो एंटी स्टेटमेंट है इसके,
कि प्रतिपद न्यायपालिका या शक्तियों का केंद्रीकरण, केंद्रीकरण तो वैसे ही गलत हो जाएगा भाई, निर्वाचित सरकार भी जरूरी नहीं है, ठीक है। तो पावर ऑफ सेपरेशन होगा, वो यहाँ पे वेल डिफाइन है, ठीक है। इसके बाद में आ जाइए आगे। भारतीय संविधान के अंतर्गत धन का जो केंद्रीकरण है किसका उल्लंघन करता है? तो ऑब्वियस सी बात है कि धन का जो केंद्रीकरण होगा, भारत के संविधान के अंतर्गत ऐसा लिखा गया है, ठीक है, वो वाले इन कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है। तो डिफाइन डिफाइन है समानता का अधिकार, डीपीएसपी डिफाइन है, स्वतंत्रता यानी कि राइट टू फ्रीडम का अधिकार है। जो कल्याण की अवधारणा है, ये ऐसा कुछ डिफाइन नहीं है भारत के संविधान में, ठीक है, मूल संविधान में। तो आप इसको गलत करोगे, ओके। अब आइए आगे। भारत में संपत्ति का अधिकार की क्या स्थिति है? तो क्या है कि ये लीगल राइट तो है, जो किसी भी व्यक्ति को प्राप्त है। यह एक लीगल राइट है जो केवल भारतीय नागरिक को प्राप्त है, केवल भारतीय नागरिक को प्राप्त नहीं है भाई। ये मूल अधिकार है, मूल अधिकार नहीं है, या तो मूल अधिकार नैतिक अधिकार है, ये भी गलत होगा। आप इन दोनों में फंस सकते हो, क्योंकि हम जानते हैं कि ये इसको हटा दिया गया था, 300 में बाद में इसे जोड़ा गया था ना। तो इसे, ये फंडामेंटल राइट रहा नहीं है। अब कौन सा फंडामेंटल राइट था संपत्ति का अधिकार, ये आपका होमवर्क है, ये मुझे बताओगे कि कौन सा फंडामेंटल राइट में था ये, जिसे बाद में हटा दिया गया था, ठीक है। तो दूसरा स्टेटमेंट स्टेटमेंट और पहला स्टेटमेंट में आंसर जा रहा है कि या तो विधि का अधिकार है जो भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, या भारतीय नागरिकों को प्राप्त नहीं है। और जो किसी भी व्यक्ति को पर्याप्त अधिकार ये प्राप्त है, विधि का अधिकार। देखो, कोई फॉरेनर है और उसकी भारत में एक संपत्ति है, ठीक है, तो लीगल राइट है। कैसे है कि भारत में कोई सी फॉरेनर ने कोई भी प्रॉपर्टी खरीदी, अगर लीगल राइट नहीं होगा तो भी लीगल राइट है, तभी तो होगा ना, अदरवाइज कोई भी कब्जा कर लेगा ना उस पे। तो कब्जा ना करे, इसलिए उसे क्या है, कानूनी अधिकार दिया गया है, ठीक है। तो कोई भी विदेशी व्यक्ति भारत में आकर के अगर जमीन खरीदता है, तो उसके पास पूरा पूरा अधिकार है अपनी जमीन को लेकर के, अपने कानूनी अधिकारों को के लिए लड़ने के लिए। 26 जनवरी 1950 को भारत की स्थिति क्या थी? तो ये संपूर्ण प्रभुत्व, स्वतंत्र, पूर्ण, सॉरी, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य था, ठीक है। ये आपका प्रियम्बल है और वो बेसिक है, याद होना चाहिए। संवैधानिक सरकार का क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल सरकार। कॉन्स्टिट्यूशनल सरकार का क्या मतलब है? वही वाली बात, इसको अंग्रेजी में देखो। एक सरकार जो लिमिटेड है बाय द टर्म्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। कोई सरकार जो संविधान की परिसीमाओं से परिबद्ध है। जहां संविधान होगा वहीं पे ये सरकार, सॉरी, संवैधानिक सरकार चलेगी। ये सब तो ऐसे जानबूझ के बनाए गए, गलत है। पढ़ भी लेना आप इसकी, किसी राष्ट्र की संघीय संरचना वाली, एक प्रतिनिधि वाली, क्यों एक प्रतिनिधि वाली भाई? ऐसा कोई जरूरी नहीं है। कोई सरकार जिसके पास सिर्फ नाम मात्र की शक्ति हो, क्यों फिर सरकारी कैसे होगी? फिर किसी के पास वास्तविक शक्ति, ऐसा कुछ नहीं है। भारत के संदर्भ में हल्बी हो और कोई क्या है? हल्बी हो, हल्बी हो और कोई क्या है? तो पश्चिम उत्तर, पश्चिम उत्तर क्या हो गया? पश्चिम उत्तर भारत में कौन सा वाला एरिया हो गया? तो उत्तर तो ये हो गया पश्चिमी राजस्थान वाला एरिया का, तो पश्चिम उत्तर भारत का नृत्य है। तो हल्बी हो और कोई, इस तरह के वर्ड जो राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, सॉरी, मध्य प्रदेश, गुजरात, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, यहाँ पे तो ऐसे ऐसे नाम होते नहीं है, हल्बी हो और कोई। तो ये तो गलत हो जाएगा। आपने इतने सारे संगीत वाद्य यंत्र पढ़े यार, ऐसा तो आपने आज तक नहीं पढ़ा होगा। अब इन दोनों में से फंसता है। तो हल्बी हो और कोई जो है, वो क्या है? जनजातीय भाषा है। तो आप इसको हो, है ना, ऐसा भी आप थोड़ा सा इसको, लाइक, वो करते नहीं है, ट्राइबल जो होते हैं वो हो का साउंड करते हैं ऐसे ना, कुछ ऐसा, तो वो वैसा वैसा मामला है। अब देखो ये वाला है, ऐसा क्वेश्चन जनरली किसी आता है तो ठीक है, नहीं आता तो ठीक है, छोड़ दो। तुक्केबाजी करने तुक्केबाजी कर लो, नहीं करने नहीं करो, क्योंकि सभी के लिए बराबर है, सभी के लिए, ठीक है। ये वाला सीन है यहाँ पे। तो इसमें से कौन सा, इनमें से कौन सा एक सही नहीं है? तो देखो, क्या है कि भारत रत्न और पद्म पुरस्कार भारत के संविधान के अनुच्छेद 18(1) के अंतर्गत उपाधियां। तो ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। देखिए, उपाधियां तो है। केवल 1954 में प्रारंभ किए गए पद्म पुरस्कारों को केवल एक बार निलंबित किया गया था, ठीक है, केवल एक बार निलंबित किया गया था। फैक्ट दिया गया ओनली एक बार, बहुत फैक्ट फैक्ट सा दिया गया है, ठीक है। नहीं आ रहा तो होल्ड कर लो। किसी विशेष वर्ष में भारतीय रत्न पुरस्कारों की अधिकतम संख्या 5 तक सीमित है, ठीक है। तो अब इसमें क्या था कि सारे स्टेटमेंट इसमें सही है, एक, दो और तीन। अब ये वही वाली बात है, जब कुछ भी कहीं भी टांग पूछ ना आ रही हो तो ट्रिक यूज करो। ट्रिक भी नहीं मन नहीं कर रहा तो छोड़ दो। फिर भी करना ही है तो सबके साथ चले जाओ। इससे पहले भी क्वेश्चन हमने किया था अभी थोड़ी देर पहले, ठीक है। क्योंकि इतना डीप में, अब इतना पीछे जाकर के एग्जामिनर लिख रहा है कि 1954 में केवल एक बार ऐसा हुआ था, तो हो सकता है ऐसा कुछ हुआ हो यार, ऐसा हुआ हो, मान लो, ठीक है। इतना पीछे एग्जामिनर अगर गया है तो कुछ सोच के गया होगा, गलत तो करने से रहा, तो ये भी सही हो गया।
और 5 आपने सुना ही होगा, कितना ज्यादा कभी मिलता नहीं है, तो ठीक है 4 या 5 गलत करने इसको आसान है कि 4 की जगह 5 लिख दो, 3 की जगह 5 लिख दो, या 6 की जगह 5 लिख दो। ठीक है, तो इसमें सीन क्या है कि इनमें से कौन सा एक सही नहीं है उसकी बात कर रहा है। ठीक है, कौन सा एक सही नहीं है। अब देखो 1954 में हुआ था, उसके बाद में क्या हुआ था कि चाइना वाइना का युद्ध हुआ था, कब 1962 में हुआ था। और उसके बाद में क्या हुआ था कि एक इंदिरा गांधी जी की इमरजेंसी वगैरह लगी थी, तो हो सकता है ना कि वहां कुछ मामला ऐसा बैठा हो कि पद्म पुरस्कार दिए नहीं दिए गए हों, क्योंकि देश में जब अमन चैन सुख शांति हो तभी जाकर किसी ऐसे प्रोसेस में आती है। तो आप दूसरा गलत करोगे, जैसे आप इसको गलत करोगे, दूसरा ये भी गलत, ये भी गलत, और सॉरी सॉरी सॉरी, ठीक है, इसको गलत बता दिया ना। जैसे ये है 1954 में केवल एक बार, ठीक है, तो एक्सट्रीम बनाने वाली बात है, ओनली ओनली लिखा है, तो उस हिसाब से आप गलत भी कर लो। तो कौन सा सही नहीं है की बात कर रहा है। उसके बाद में भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ, भारत चाइना युद्ध हुआ, इमरजेंसी भी आई, इमरजेंसी आ रही है, तो इस समय भाई ओबीसी बात है, इस तरह के पुरस्कारों नहीं दिए गए होंगे ना, कि सालाना दे रहे हो बट इसके बाद में नहीं दिए गए, तो ठीक है, ये सही मान लेते कि हाँ ऐसा हुआ ही होगा। ये सॉरी, केवल की बात कर रहा है, तो ये वाला स्टेटमेंट तो गलत हो जाएगा कि नहीं, 1962 में, 65 में, या फिर 1978 में जब भी मतलब इमरजेंसी लगा तो उस समय भी ऐसा कुछ हुआ होगा कि उस समय भी पद्म पुरस्कारों को नहीं दिया गया होगा। ये तो स्टेटमेंट गलत है। फिर 5 है तो 5 को 6 को 5 करना, 4 को 5 करना, 3 को 5 करना ज्यादा आसान रहता है, तो ये वाला स्टेटमेंट भी गलत है। अब 2 और 3 गलत है और ये वाली बात है, तो ये बहुत बेसिक है, बहुत बेसिक है ये। ठीक है, तो ये बेसिक है, ये आपको आने चाहिए कि ये वाला स्टेटमेंट तो गलत है यहाँ पे। ठीक है, ये आपका बेसिक है, फंडामेंटल राइट का बेसिक क्वेश्चन है, तो यहाँ पे सारे ही गलत हो जाएंगे, 1 2 और 3। अब आपको काम ये करना है कि सिर्फ आज अभी वो फंडामेंटल राइट खोलो, ये देखो कि उपाधियाँ कौन से के अंतर्गत है। अब यहाँ पे फालतू के से क्वेश्चन आए थे, बट ठीक है देख लेते हैं। अब आगे वाला जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि जो यूएनसीडीएफ जो है और अर्बन डे फाउंडेशन ने हाल ही में हैदराबाद में इन्होंने क्या किया था कि विश्व के 2020 वृक्ष नगर की मान्यता प्रदान की थी। ठीक है, तो फैक्ट दे दिया यहाँ पे, दो ऑर्गेनाइजेशन दे दिए और फैक्ट दे दिया यहाँ पे एक पर्टिकुलर जगह के साथ, तो ये स्टेटमेंट गलत है। अब देखो 2021 में यूपीएससी ने आपको हिंट दे दिया था कि 2023 में हम कैसे सवाल पूछेंगे, भर भर कैसे सवाल पूछे थे यूपीएससी ने, तो ये वाला स्टेटमेंट गलत है। तो कथन एक सही नहीं है, तो जिसमें सही नहीं है वो देखो, इसमें सही है, इसमें सही है, इसमें भी सही है, लेकिन इसमें सही नहीं है कथन एक, तो यही होगा आपका आंसर। दूसरा स्टेटमेंट क्या है कि शहरी वनों को बढ़ाने और संपोषित करने के प्रतिबद्धता को देखते हुए हैदराबाद का 1 वर्ष के लिए मान्यता चयन किया गया है। पॉजिटिव मान करके तो सही कर लो भाई, और तो क्या ही है। इसके बाद में आइए, क्या कह रहा है कि वर्ष 2000 में प्रारंभ किया गया लॉरियस विश्व खेल पुरस्कार, लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। ठीक है, सन 2000 की बात हो रही है, शुरू किया गया था। अमेरिकी गोल्फ खिलाड़ी टाइगर वुड्स इस पुरस्कार का प्रथम विजेता था। ये कौन सा इसमें सही है ये पूछा है, ठीक है, 98 में। ठीक है, तो अब तक यह पुरस्कार अधिकतर फॉर्मूला वन के खिलाड़ियों को मिला है, और अन्य खिलाड़ियों की तुलना में रोजर फेडरर को यह पुरस्कार सर्वाधिक बार मिला है। ठीक है, अब देखो इसमें सीन क्या है कि पहला स्टेटमेंट ये कह रहा है कि लोरियस विश्व खेल है, तो यहाँ पर ये तो गोल्फ वाले हो गए। फॉर्मूला वन वाले जो है ये आपके कौन से, ये गाड़ी वाड़ी वाले हो गए, जो चलती है ना वो बहुत तेज तेज गाड़ियां जो चलाते हैं वो ट्रैक के ऊपर। ठीक है, और इसके बाद में क्या है कि अन्य खिलाड़ियों की तुलना में रोजर फेडरर को यह पुरस्कार अब तक सर्वाधिक बार मिला है। ठीक है, तो अगर आपको नहीं आ रहा है तो वही वाली बात है कि भी 1 2 और 3 के साथ चले जाओ। ठीक है, अदरवाइज फिर क्या है कि आप ट्रिक वगैरह यूज करना है तो ट्रिक या टेक्निक यूज करनी है तो क्या ही कर पाओगे इसमें, मतलब ऐसा कुछ है नहीं। अब देखो, सोचने वाली बात है कि अब देखो दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट देखो, आप कह रहा है कि अब तक सबसे ज्यादा किसको मिला है, फॉर्मूला वन वालों को मिला है। और ये नीचे वाला कह रहा है कि अन्य खिलाड़ियों की तुलना में रोजर फेडरर को सर्वाधिक बार मिला है। अगर रोजर फेडरर को सर्वाधिक बार मिला है, तो ये आदमी है टेनिस का, और ये है वो गाड़ी वाड़ी रेसिंग की। तो जब टेनिस वालों को सबसे ज्यादा बार मिला है, तो फिर इनको कैसे मिल सकता है, फॉर्मूला वन वालों को। दूसरा स्टेटमेंट ये कह रहा है कि जो फॉर्मूला वन जो रेसिंग होती है उनके खिलाड़ियों को सबसे ज्यादा बार मिला है। और जबकि तीसरा स्टेटमेंट ये कह रहा है कि रोजर फेडरर को ये सर्वाधिक बार मिला है, जो आदमी है टेनिस का। तो या तो 2 सही होगा, 3 सही होगा, दोनों एक साथ में तो सही नहीं होंगे, तो जहाँ पे 2 और 3 एक साथ में उनको काटो सबसे पहले। अब एक आपको ऑटोमेटिकली सही हो गया, 2 और 3 में से आपको देखना है कि 2 सही 3 सही है। ठीक है, 2000 की बात हो रही है, टाइगर वुड्स आज का नहीं है, बहुत पहले का है। ठीक है, जब ये सही हो रहा है आपका 3 नंबर अगर आप सही कर रहे हो। ठीक है,
जब आप अगर 3 नंबर सही करने की कोशिश कर रहे हो, क्योंकि आपका एक तो सही है, ठीक है। और रोजर फेडरर बहुत महान खिलाड़ी है, बहुत महान खिलाड़ी है दुनिया का, ठीक है। इसको मिलने की संभावना ही ज्यादा रहती है, ठीक है। तो obvious सी बात है, हम फिर तुक्केबाजी करने वाली बात है, बट अपन सी के साथ यहाँ पे चले जाएंगे। ओके। और ये पहला और दूसरा भी एंटी है, क्योंकि गोल्फ को मिला शुरू से या शुरुआत से ही। और यहाँ पे रेसिंग वेसिंग की बात हो रही है, जब सर्वाधिक खिलाड़ियों को मिला तो शुरू से इन्हीं लोगों को मिलना चाहिए था फिर। तो तुक्केबाजी वाली बात है, बट ठीक है, जैसा भी है, हमें ज्यादा सोचना नहीं उसमें। जैसा है वैसा कर देना है। ये कह रहा है कि जो 32वां जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक हुआ था, तो उसका आधिकारिक वाक्य जो एक नई दुनिया, एक न्यू वर्ल्ड जो था, ये इसका आधिकारिक जो टैगलाइन जो नहीं होती वो था। पर ये नहीं था, ये था इसका यूनाइट द वर्ल्ड या यूनाइट या यूनिटी वर्ल्ड, ऐसा कुछ था, ठीक है। तो यहाँ पे गलत हो गया। और इसमें स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग, सफरिंग, स्केटबोर्ड, कराटे, बेसबॉल आदि को शामिल किया गया है, ठीक है। तो देखो, जब इतने सारे अलग अलग खेल दे रही है यूपीएससी, और थोड़े से टफ टफ दे रही है, वो गलत नहीं करेगी। एग्जामिनर जब इस तरह से क्वेश्चन पेपर बना रहा है, तो वो जनरली क्या करता है कि इसको गलत करना आसान है, क्योंकि इन्होंने सिर्फ लाइन ही चेंज करनी है। बट यहाँ पे 4 स्पोर्ट्स है। अब नॉर्मल स्पोर्ट्स तो ऐड रहते ही हैं, आपको गलत करने के लिए कोई एक नया सा स्पोर्ट्स लाना पड़ेगा, एग्जामिनर इतनी मेहनत नहीं करेगा, ठीक है। वो जनरली क्या करेगा, नॉर्मल तरीके से आंसर के साथ चला जाएगा, ठीक है। नॉर्मल लिखेगा और यही इसमें आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब आइए आगे। आईसीसी वर्ल्ड क्रिकेट टेस्ट चैंपियनशिप के संदर्भ में निम्नलिखित कितने विचार करो, ये ठीक है। देखो, आता है तो ठीक है यार, नहीं आता तो ठीक है, ठीक है। छोड़ने भी होते हैं कुछ क्वेश्चन, कौन सा इसमें सही है। तो अंतिम दौर में पहुंचने वाली टीमों का निर्धारण उनके द्वारा मैचों की संख्या के आधार पर नहीं, वो को नंबर नंबर मैचों की संख्या पर नहीं, वो कितने पॉइंट मिले उस बेस पे होता था, उस बेस पे हुआ था। पॉइंटों की बेस पे रैंक बनती है। तो ये वाला तो वैसे जनरल स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। न्यूजीलैंड का स्थान इंग्लैंड से ऊपर था, क्योंकि इंग्लैंड की तुलना में उसने अधिक मैच जीते। जब आप ये गलत कर रहे हो, तो आप ऑटोमेटिकली गलत करते हो। मैच जीतने से क्या मतलब है, पॉइंट कितने आ रहे थे। पॉइंट भी लाइक ये होता है ना, कि आपने प्रॉपर कितने मैच नंबर बॉल से जीता है, कितने विकेट से जीता है, क्या परफॉर्मेंस रही है। तो इसमें एक और दो दोनों ही आपके गलत थे, ठीक है। तो देखो, अब इसमें बताता हूँ मैं आपको सीन क्या है। सीन ये है भाई कि ये देखो, 2021 का जो क्वेश्चन पेपर है, ठीक है, वो तो अपन ने कर लिया पूरा, ठीक है। 2021 का जो क्वेश्चन पेपर है, वो अपन ने पूरा कर लिया, ठीक है। आपने बहुत सारी चीजें यहाँ पे देखी। यूपीएससी की एक प्रॉपर पैटर्न को फॉलो कर रही थी, कि ये 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं, ठीक है। तो कोई एक गलत है, कोई दो ही सही जा रहे थे। फिर आप लोगों ने देखा कि इसी क्वेश्चन पेपर में अभी आपको हिंट दे दिया था 2023 वाला, कि हम ऐसे सवाल पूछेंगे। और ऐसे सवाल इन्होंने पूछे यूपीएससी ने 2023 वाले में। 22 वाले में कुछ ऐसे सवाल थे, ठीक है। फैक्चुअल क्वेश्चन की भी बात हो रही थी यहाँ पे। फिर कैन नोट जहाँ पे आ रहा था, वो गलत ही जा रहा था जनरली, ठीक है ना। कैन नोट गलत जा रहा था, एंड नोट जनरली गलत जा रहा था, बट नोट भी गलत जा रहा था, ठीक है। एक्सट्रीम स्टेटमेंट देखा हमने एमआरटी वाला, बट हम उसको देखें कि नहीं, वो एक थियरी बेस्ड क्वेश्चन था, एक बेस्ट एक्सपेरिमेंट बेस्ड क्वेश्चन था, जो बहुत सही था, सही भी था, उसमें कुछ गलत नहीं था, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन जनरली गलत हुए। इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ऐसा कुछ भी वर्ड है, जनरली गलत हो ही रहे थे, ठीक है। तो हम अपन लोगों ने जो भी कुछ सीखा, अपने को वही अप्लाई करना है, क्योंकि 10 में से 8 बार वो अप्लाई हो रहा है, 7 बार वो अप्लाई, 8 बार वो अप्लाई हो रहा है। और हम पॉजिटिव ही है, कट ऑफ उतने जा रहा है, हमें उतने नंबर चाहिए, हमें ज्यादा भाग दौड़ नहीं करनी, ठीक है। रिवाइज करो, लगातार करते रहो, साथ में हूँ, बना रहा हूँ, बना हूँ, करते रहेंगे। 2x पे, 1.5x पे लगातार वीडियो को रिवाइज करते रहो, खुद देखो, शेयर करो, दोस्तों के साथ शेयर करो, दोस्तों के साथ भी डिस्कस करो, बार बार क्वेश्चन पेपर करो, ठीक है। मिलते हैं 2022 वाली वीडियो में। 23 वाले के लिए रेडी रहना, ओके। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का भाई, मिलते हैं।